This video is going to be very important for somebody who wants to make money in stock market and generate in multi-bag returns like we did. पता कैसे करें कि कैश जो है वो असली है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अदर इनकम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 25% से ज़्यादा है, ऐसा क्या रियली होता भी है। फाइंडिंग आउट डिस्क्रिपेंसी विथ रिस्पेक्ट टू कैश, और वो फिगर आउट करने में अदर इनकम इज द मेन टूल टू फिगर इट आउट। अदर इनकम इज लाइक अ स्टेपनी, और अगर आप कोई भी 4 पहिए वाली गाड़ी खरीद रहे हैं तो स्टेपनी के बेसिस पे कभी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। ये वीडियो उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के आइटम्स को हम समझ करके अच्छा इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। बिकॉज स्टॉक मार्केट का लैंग्वेज जो है वो अकाउंटिंग है, बिजनेस का लैंग्वेज ही अकाउंटिंग है एज पर वॉरेन बफेट। सो हमने पहले वीडियो में बात की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके एक मेजर आइटम जो कि रेवेन्यू और सेल्स में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक्स डिस्कस किया था। आज हम एक लेवल ऊपर जाएंगे और समझेंगे कि अदर ऑपरेटिंग इनकम जो होता है उससे हम कैसे समझ सकते हैं, और कई बार वो हमें खराब कंपनियों में अब इन्वेस्ट करने से बचाती भी है। तो हाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ रेड फ्लैग टू फिगर आउट बैड इन्वेस्टमेंट। बिकॉज इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज नॉट रिटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड दैट इज बेसिकली इज फंडामेंटल एनालिसिस। और हम लोग अभी बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहे हैं कि अगर एक कंपनी मिल गई हमें, उसके बैलेंस शीट को समझ करके, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझ करके और उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझ करके, वी कैन मूव अहेड एंड फिगर आउट वेदर दिस कंपनी इज वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। बिकॉज आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे आपको डेली बेसिस पे 4-5 स्टोरीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, बट हमारा कर्तव्य क्या होता है एज ए इन्वेस्टर टू फिगर आउट वीट फ्रॉम द शैफ। And good investment cannot be figured out until we understand the accounting part of it. That's why this video is going to be very important for somebody who wants to make money in stock market and generate in multi-bag returns like we did. Thank you so much for your love and comment. आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिला to make part 2 of it. And I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा because we are putting lots of effort to simplify the complex jargons of financial world. फर्स्ट आज हम एक सिंपल सी चीज़ है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, और वो है अदर इनकम। उसके बारे में सीखते हैं। सो अदर इनकम बेसिकली होता क्या है। रेवेन्यू 2 तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और उनको सम कर देते हैं तो टोटल रेवेन्यू बन जाता है। खर्चे में अगर हम आए तो डायरेक्ट कॉस्ट, जो खर्चे किसी काम को करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गए, और उस काम को करने में अगर इनडायरेक्टली कोई चीज़, कोई रिसोर्स लग रही है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाता है। और इसके अलावा कुछ नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होते हैं जो कि जिनका ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे कि रेंट। इन सब को हम ऐड कर देंगे तो हम टोटल एक्सपेंस पे आते हैं। फिर कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स भी आते हैं, जो हर साल अगर कोई नई चीज़ हो गई जो कि वंस इन ए ब्लू मून होती है, उसके कारण अगर आपको लॉस हुआ तो वो एक्सेप्शनल आइटम में आता है। तो उन आइटम्स को सब्सट्रैक्ट करके आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचते हैं, और फिर आप टैक्स पे करते हैं उसके बेसिस पे, एंड यू बुक योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दिस इज द फ्लो। एल्केम लैब की एनुअल रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि उसमें नोमेनक्लेचर उनके अलग हो सकते हैं। कोई उनको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहता है, वो एक्चुअली ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। तो वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का जो काम है, दैट इज योर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। उसके अलावा रेवेन्यू नॉन ऑपरेटिंग इनकम में रिकॉर्ड करना चाहिए, और उन दोनों को जोड़ करके हम टोटल रेवेन्यू पे आते हैं। देन लेट्स कम टू नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें जो मनी अर्न होता है वो सेकेंडरी सोर्सेज से होता है, लाइक इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड रेंटल इनकम। सो अल्केम लैबोरेटरी के केस में इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, bonds, debentures, and also dividend income on equity shares, foreign currency translational गेन। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जो नोशनल चेंज होता है, अगर आपने डॉलर 70 का लिया था और वो 72 हो गई तो वो आपको 2 रुपये की प्रॉफिट हो गई पर डॉलर। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर noted under other income. Also, rental income is part of other income for Alkem Laboratories. अब मुद्दे की बात यह है कि हमने 2 टाइप ऑफ इनकम पढ़ लिए, बट किस पे फोकस करना है। ऑब्वियसली फोकस करना है ऑपरेटिंग इनकम पे। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम
को ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इट इज वेरी मीनिंगफुल proportion of profit before tax. So इसीलिए as a practice what we do that we divide non-operating revenue by profit before tax. For example, अगर आप Infosys का आप देखेंगे, its number is varying from 8% to 16% in past 10 years. In certain cases where this percentage is higher than 20%, in that cases जब आप projections करने जा रहे हैं कि कंपनी कैसा करने वाली है, तो उस केस में ये नंबर अदर इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम जो कि नॉन कोर ऑपरेशन से है, वो आपके मैथ्स को गड़बड़ कर देता है। इसीलिए जहाँ पे मोर देन 20% ऑफ पीबीटी इज कमिंग फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, देन वी हैव टू रियली एक्सक्लूड दैट नंबर to really understand the core business operation of the company, because fundamental analysis जो है वो core businesses के ऊपर की जा सकती है, ना कि revenue generated from non operating income like treasury income or interest earned or equity market से जो return आ गए, वो तो flickering in nature है. That's why it should not form the part of core investment thesis. So आप investment thesis अगर बनाने जा रहे हैं और valuation करने जा रहे हैं, then non operating income should be carefully excluded from the calculations. So अदर इनकम का दूसरा यूज जो है, फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है. कभी कभी अदर इनकम से ये बातें निकल के बाहर आ जाती हैं कि कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस स्टैंडर्ड का है. बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप एक अच्छी कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट अगर जो प्रमोटर है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो शेयर होल्डर फ्रेंडली नहीं है, तो फिर आप भूल जाएं कि कंपनी अच्छा भी कर रही हो तो भी पैसे कहीं से कहीं हो सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड कहीं से भी पैसे साइफन ऑफ किए जा सकते हैं. तो अदर इनकम एक ऐसा टूल है, उससे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कंपनी में सब कुछ सही है ना. इट्स जस्ट अ कंफर्मेटरी एविडेंस और रादर डिसकन्फर्मिंग एविडेंस कि अगर आपने थीसिस बना ली और अदर इनकम देखना रह गया, तो अदर इनकम जरूर देखें बिफोर यू पुट योर मनी. एंड रीजन इज बिकॉज इट हेल्प यू फिगर आउट सर्टेन रेड फ्लैग्स, जो मैं अपने मेंटरशिप के कोर्स में बताता हूँ. 10 रेड फ्लैग्स बताता हूँ, उसमें से एक important one is finding out discrepancy with respect to cash, और वो फिगर आउट करने में अदर इनकम इज द मेन टूल टू फिगर इट आउट. तो आप सोच रहे होंगे ये दो अलग आइटम, एक कैश जो है वो तो बैलेंस शीट का आइटम है या कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आता है, और मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, या जिसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं. तो इनकम स्टेटमेंट में जो अदर इनकम आता है वो एक कंट्रीब्यूटर होता है ऑफ टोटल कैश. सो पता कैसे करें कि कैश जो है वो असली है या नहीं? पहला क्वेश्चन ये है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि अदर इनकम जो है, जैसा मैंने बताया कि अदर इनकम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 25% से ज़्यादा है, ऐसा क्या रियली होता भी है, या मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है? इफ़ यू अंडरस्टूड दिस देन प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड यू कैन लेट मी नो. तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है. सो गो इन द कमेंट एंड लेट अस नो इफ यू लाइक द वीडियो. So let's just take a example of a newly listed company जो सोलर में है, काफ़ी पॉपुलर नाम है, और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप है उस कंपनी की. रिसेंटली अभी 1 महीने भी नहीं हुए उसकी लिस्टिंग को. उसकी आप अगर तीनों स्टेटमेंट देखेंगे तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको बहुत ही चमकता हुआ अदर इनकम दिख जाएगा अगर आप इस वीडियो के बाद देखेंगे तो. अदरवाइज तो आप सीधे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं जो कि इन्फ्लेटेड है. सो ये कंपनी जो है, जो सोलर कंपनी है, उसकी सेल्स में आप देखेंगे तो सेल्स काफ़ी बढ़ी है. 2000 करोड़ से बढ़कर के अभी 11,500 करोड़ हो चुके हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 57 करोड़ से बढ़कर के 1734 करोड़ हो गया है. बट इसमें मुद्दे की बात यह है कि आपने अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर नहीं देखा, देन यू विल मिस आउट द होल पिक्चर. अदर इनकम जो है वो 576 करोड़ है फॉर FY24 ऑफ दिस कंपनी, विच इज मोर देन 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स. यानी जो कंपनी को आप देख रहे हैं वो बेसिस ही 30% हायर है. आप 70 देख करके 100 की वैल्यू दे रहे हो, इन शॉर्ट ऐसा कुछ है. और इस कंपनी का ट्रेडिशन भी ऐसा ही रहा कि इन्होंने अदर इनकम को हमेशा ज़्यादा रखा है एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, जैसा मैंने बताया. बिकॉज अदर इनकम इज लाइक अ स्टेपनी, और अगर आप कोई भी 4 पहिए वाली गाड़ी खरीद रहे हैं तो स्टेपनी के बेसिस पे कभी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए. वैसा ही है अदर इनकम. अदर इनकम अगर हाई है तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि ये कंपनी अदर इनकम से बना रही है, यानी कि मेन इनकम ऑपरेटिंग इनकम में देयर कुड बी सम प्रॉब्लम. और इसमें क्या प्रॉब्लम था वो आप थोड़ा
डीपर जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा. आई डोंट नीड टू नेम द कंपनी. इफ यू फिगर इट आउट व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी देन डू लेट मी नो इन द कमेंट. सो उसमें आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस कंपनी का जो है वो अभी पिछले साल FY23 में 1736 करोड़ था और इस साल ईयर एंड पे 3780 करोड़ था. सो ऑन एन एवरेज दिस नंबर इज 2500 करोड़. सो 2500 करोड़ का अगर कैश इक्विवेलेंट है तो अगर आज की एफडी रेट क्या चलिए 8% या 9-10% अगर हम मान ले तो 250 करोड़ का अदर इनकम नेचुरली आना चाहिए. और जबकि इस कंपनी ने 576 करोड़ का अदर इनकम बताया. 576 हुआ कैसे? इट शुड बी अराउंड 250 करोड़. इसमें अदर इनकम नॉर्मल करके 200 करोड़ है विच इज इक्विवेलेंट टू द इंटरेस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मे बी, बट 372 करोड़ विच इज अ बिगर पार्ट ऑफ दिस अदर income is an exceptional item. And if you go into the annual report, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं, और एनुअल रिपोर्ट कैसे रीड करनी चाहिए इस पे भी हम लोग वीडियो लाने वाले हैं, तो उसमें आप जाकर देखेंगे तो फुटनोट्स में उन्होंने बहुत छोटे में लिखा है कि ऑर्डर कैंसलेशन चार्जेस जो है वो 341 करोड़ रुपीस उसको मिले हैं. मैंने इतनी कंपनियों के बैलेंस शीट देखे हैं, पहली बार ही ये लाइन आइटम देखा है कि ऑर्डर कैंसलेशन के बदले में कोई चार्ज पे कर रहा है और वो भी 340 करोड़ प्लस. अगर ऐसे कैंसलेशन आम होते तो फिर मैं खुश होता इस ये नंबर देख करके, लेकिन ये एक रैरिटी है और इट ब्रिंग्स अ डाउट इन द सेन इन्वेस्टर माइंड कि कंपनी ने ऑर्डर दिया और ऑर्डर वापस ले लिया और उसको उसके बाद वो ऑर्डर कैंसिलेशन फी भी पे कर रही है और ऐसा इंडिया में हो रहा है, तो दैट रेजेस अ रेड फ्लैग. और ये कंपनी का नाम भी मेंशन नहीं है. इन्होंने लिखा है 2 कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल किया है और ये 340 करोड़ का आइटम के लिए एटलीस्ट डिस्क्लोजर्स में नाम मेंशन होना चाहिए. तो दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि अदर इनकम को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको नीचे क्या आने वाला है उसका प्रीव्यू भी मिल जाएगा कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड कैसे हैं, बिकॉज डिस्क्लोजर शुड बी क्लियर. सो अदर इनकम इज अ वेरी ग्रेट वे टू फिगर आउट कंपनी की डिस्क्लोजर पॉलिसी कैसी है और कंपनी की जो अनस्टेबल इनकम है, जो स्टेपनी है, उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. उसकी स्टेपनी अच्छी है इस बेसिस पे कार नहीं खरीदनी चाहिए. इन शॉर्ट दैट्स ऑल अबाउट अदर इनकम. दूसरा रेड फ्लैग जो अदर इनकम से रिलेटेड है वो कैश डिस्क्रिपेंसीज का है कि एक बहुत ही कॉमन है कि कंपनी का जो रिपोर्टेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है और उसका अदर इनकम में एक रिलेशनशिप होना चाहिए. कई कंपनियों में कैसा होता है कि वो लास्ट 31 मार्च को वो अपने कैश इक्विवेलेंट को हाई दिखा देते हैं जो कि फ्लफी होता है, वो एक्चुअल कैश पोजीशन नहीं होती है. लेकिन थ्रू आउट द ईयर आप उसका इंटरेस्ट देखेंगे या अगर आपने कैश रखा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा या उसके बदले में डिविडेंड मिल रहा होगा, तो वो डिविडेंड यील्ड जो है या उसका जो रिटर्न जो है पूरे साल भर में वो 7-8% तो होना ही चाहिए. अगर वो 7-8% से काफी कम है, यानी कि कैश इक्विवेलेंट इज 100 करोड़ एंड अदर इनकम इज लेस देन 5 करोड़ लेट्स से, व्हिच मींस कि आइदर 100 करोड़ इज अ रॉन्ग फिगर, जो जिसके होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. सो कैश डिस्क्रिपेंसीज की तरफ ये अदर इनकम हिंट करता है और उसके लिए यू जस्ट नीड टू असर्टेन कि उन्हें अदर इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ कैश इक्विवेलेंट कितना है पूरे साल में. तो कैश को आप एवरेज कैश भी ले सकते हैं, यानी पिछले साल का क्लोजिंग और उसके पिछले साल का क्लोजिंग दोनों का एवरेज ले लें और इस साल जो अदर इनकम आया है उसको न्यूमरेटर में रखें और इसको डिनोमिनेटर में. तो जो परसेंटेज है दैट शुड बी टिपिकली मोर देन 6%, मिनिमम 5% से ऊपर होना चाहिए. अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ईयर एंड पे एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड कैश इक्विवेलेंट हो सकता है. सो दैट इज हिंटिंग टुवर्ड्स कैश डिस्क्रिपेंसी. जैसे कि इस केस में अदर इनकम मिनिमम 200 करोड़ 250 करोड़ होना चाहिए था और जो कि है. सो कैश इक्विवेलेंट इज नॉट इनडिस्क्रिपेंट बट एक्सेप्शनल आइटम वाज समथिंग व्हिच वाज डिसरप्टिंग द पिक्चर ऑल टुगेदर. तो वॉरेन बफेट ने बहुत पहले कहा था कि देयर आर नॉट सिंगल कॉकरोच इन किचन. अगर एक कॉकरोच है तो देयर कुड बी मल्टीपल ऑल्सो. अपने बहुत सारे केस स्टडीज के थ्रू मैंने भी रियलाइज किया इस ट्रुथ को. सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू. डोंट टेक इट लाइटली व्हेन यू फिगर आउट दीज काइंड ऑफ इनडिस्क्रिपेंसीज विथ रिस्पेक्ट टू कैश इक्विवेलेंट and other income. If you like the video so far, if you want to know this at a deeper level and also business analysis level पे भी आप जानना चाहते हैं, and if you want to develop your own investment framework, then you are most welcome to join Sadhan mentorship program. But we'll continue here if you like to. So let me know what is your intention to understand this further or not by commenting P3 in the comment. आज जो हम जार्गन सीखने वाले हैं
वो मार्जिन से रिलेटेड भी है और कॉस्ट से रिलेटेड भी है।